नाजरीन आदाब, मैं हूं अब्बास फ़ज़ल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद है इनकलाब के चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज हमसे जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उस पर ख़ास बातचीत करेंगे। मुमताज़ आलम साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं इसका अभी सर्वे आया है, किस तरीके से देखते हैं आप, इस पर अब क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सी वोटर ने अपना एक सर्वे पेश किया है और सबसे पहले मैं बता दूं कि 5 जो सूबे हैं उसमें मगरबी बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरला और पुदुचेरी, ये 5 ऐसे सूबे हैं कि जहां पे इलेक्शन की तारीख़ों का ऐलान कर दिया गया है और 2 मई को इसके नताइज का ऐलान किया जाएगा। पहली पोलिंग होगी वो 27 मार्च को होगी मगरबी बंगाल में। तो ये पूरी तैयारी हो चुकी है और इसमें जो सर्वे आया है उसमें आसाम के अलावा बाकी जगहों पर ये दिखाया गया है कि बीजेपी नहीं जीत रही है। जो बंगाल सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है और जहाँ पे एक बहुत हंगामा भी है, ख़ास तौर से जो तारीख़ का ऐलान हुआ है 8 वहाँ पे दौर में इलेक्शन कराने का 8 राउंड में वो किया है। तो उस पे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये 8 राउंड क्यों किया गया। तमिलनाडु में 234 के करीब सीटें हैं और वहाँ सिर्फ एक ही राउंड में इलेक्शन कराया जा रहा है, लेकिन मगरबी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में 294 के करीब सीटें हैं और वहाँ 8 राउंड में इलेक्शन कराया जा रहा है। अगर इसी तरीके से और आसाम में भी देखें तो वहाँ 3 राउंड में इलेक्शन हो रहा है और वहाँ 126 के करीब सीटें हैं। तो बहरहाल ये जो इलेक्शन कमीशन है, अब जो सूरत हाल होगी उसके पेश नज़र इससे पहले भी 7 राउंड में इलेक्शन मगरबी बंगाल में होते रहे हैं और वहाँ चूँकि बहुत जगह पे झगड़ा और ये इस तरीके की चीज़ें बताई जा रही हैं। तो बहरहाल लेकिन मगरबी बंगाल जहाँ बीजेपी पूरी ताकत अपनी झोंके हुए है, चाहे वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हों, चाहे वज़ीर दाखिला अमित शाह हों और चाहे बीजेपी के सदर जेपी नड्डा हों, या वहाँ पे जो लीडरान को लगाया गया है वो सब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और ऐसा एक माहौल खड़ा किया कि जैसे ये लग रहा है कि उनकी हुकूमत इस बार बंगाल में बन जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं और सी वोटर ने भी यही कहा है। हालांकि बहुत सारी सीटें जो हैं वो कम होने जा रही हैं ममता बनर्जी की, और तकरीबन जो दिखाया गया है सर्वे में कि 150-155 के आसपास ही ममता बनर्जी की रहेगी। तो अगर इतनी भी रहेगी तो हुकूमत बन जाएगी, क्योंकि 294 सीटें अगर हैं तो हुकूमत साजी के लिए फिर आप ये समझ लीजिए कि 147 या 48 सीटों की ज़रूरत है और अगर 150-55 सीटें ममता बनर्जी को मिल रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वो हुकूमत बनाने में कामयाब होंगी और 100 सीटों से कम पे बीजेपी को दिखाया जा रहा है। तो ये एक सर्वे है और इसी तरीके से तमिलनाडु को अगर आप देखें तो वहाँ भी ये दिखाया गया है कि ये जो डीएमके और कांग्रेस मिल करके वहाँ पे सरकार बना रही हैं और एआईएडीएमके को नुकसान हो रहा है जिसकी इस वक्त हुकूमत है। तो कुल मिलाकर के वहाँ भी बीजेपी का बहुत ज़्यादा कुछ होने नहीं जा रहा है। केरला में भी कोई बढ़त नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक आसाम का, चूँकि मैं अभी आसाम गया था और वहाँ पे सीए को लेकर के जैसी नाराज़गी है, सर्वे में तो ये दिखाया गया है कि बीजेपी आसाम में हुकूमत बना रही है, यानी 5 स्टेट में से एक स्टेट में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मुमकिन है कि वोटर जो है वो साइलेंट हो और जो ये बुनियाद बनाई गई है कि वहाँ पे पोलराइजेशन होगा, क्योंकि एआईयूडीएफ जो है वो कांग्रेस के साथ हाथ मिला रही है, तो वहाँ पे एक जो समीकरण बनाया जाता है हिंदू मुस्लिम का या जो इस तरीके की चीज़ें आती हैं उसको ले करके एक माहौल, तो मुझे लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जो ये मोदी सरकार
सीए का कानून लेकर के आई है, उसको लेकर के आसाम में बतौर ख़ास बहुत नाराज़गी है। और एनआरसी में भी आप देखिए कि सर्वे हो गया, सब कुछ हो गया, अब इसके बाद फिर सर्वे की बात बीजेपी कर रही है। तो ये जो असल में क्या है कि आप साबित होते हैं कि नहीं होते ये अलग बात है, लेकिन जो परेशानी होती है, आपको काम छोड़ करके बताना पड़ता है, सारे कागजात जमा कीजिए, और फिर जो जहनी तौर पर टेंशन होती है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। फिर एक चीज़ और अब्बास साहब, मैं एक चीज़ कहता हूँ और ये सब के लिए है। मिसाल तौर पर हम इस घर में 5 भाई हैं, ठीक है, और हम इसी घर के हैं, हम ही कहा जाता है, लेकिन एक सर्वे कराया जाए, ठीक है, और सर्वे में कहा जाए कि नहीं नहीं इसमें से आप जो है बाहरी हो, आप बाहर से आए हो, 5 में से ये कह दिया जाए कि 4 लोगों को कह लीजिए या 6 लोग मान लीजिए, तो उसमें से कह दिया जाए कि 6 लोगों में आप बाहरी हो, और लेकिन चूंकि हम आपको बाहरी तो आप हो ये साबित हो गया। जब एनआरसी हुई तो क्या साबित हो गया कि आप बाहरी हो, ये आपको साबित हो गया, यानी आप इस धरती माता के नहीं हो, भारत माता के नहीं हो, भारत माता की जमीन के, आप बाहर से आए हो। अब हम आप पे करम करने जा रहे हैं, हम आप पे रहम करने जा रहे हैं। क्या रहम करने जा रहे हैं? हम आपको यहाँ की शहरियत देंगे, यही किया जा रहा है। तो देखिए, आप यहाँ के शहरी तो हो जाएंगे, लेकिन जो आपको पहले से इस बात पर गर्व था, इस बात पर फख्र था कि हम इस जमीन के बाशिंदे हैं, बिल्कुल, हम इस धरती के हैं, वो तो खत्म हो गया। बिल्कुल, आपको शायद रहमो करम पे शहरियत तो मिल गई। बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं। बिल्कुल, ठीक है, आप मुस्लिम को न दीजिए, आप तमाम और जो बाहरी हैं उनको दे दीजिए, ये सब ठीक है, लेकिन जिनको मिल भी रही है, आप ये सोचिए कि अगर आप घर में आपको ये कह दिया जाए कि आप इस घर के नहीं हो, बिल्कुल, तो सबसे पहले आप बताइए ठेस लगेगी कि नहीं लगेगी? हम आपको रहने की इजाजत दे देंगे, लेकिन इसके बावजूद आपके दिल में तो कहीं ना कहीं रहेगा कि हम फिर कहाँ के हैं। बिल्कुल, भले ही रहने, और हम कब, देखिए आप रहेंगे सब कुछ है, लेकिन एक दिल में जो, बिल्कुल, मैं अक्सर फिल्मों में देखता था कि मालूम हुआ कोई बेटा है, वो उसको माँ बाप बहुत पालते हैं, सब कुछ होता है, और बाद में मर्द फिल्म जैसे, और बाद में उसको पता चलता है कि असली माँ ये नहीं है। बिल्कुल, तो वो निकालते नहीं है घर से, लेकिन झटका लगता है, एक शौक होता है, अरे फिर असली माँ बिल्कुल कौन है हमारे माँ बाप, वो मर्द फिल्म जैसे, फिर वो अमिताभ बच्चन तलाश करता है और वो सब, लेकिन एक झटका लगता है बिल्कुल कि फिर हमारा कौन है। तो ये जो मतलब, अब जब हम हैं यहाँ के, जमीन के, हमारी नस्लें यहाँ पली बड़ी हैं, आप साबित कर रहे हो साहब कि ये तो यहाँ के है ही नहीं, अब यहाँ के नहीं है, लेकिन चूंकि हमारी सरकार है, हम बहुत दयालु हैं, हम बहुत अच्छा कानून लाएं, आइए आपको हम देंगे, आइए आपको हम शहरियत देंगे, आइए आपको शहरी, इनको नहीं देंगे। बिल्कुल, तो ये मैं समझता हूं कि ये कोई अक्लमंदी, कोई दानिशमंदी नहीं है। और तो जो मैं बात कर रहा था, ये मिसाल के तौर पर बातें आ गई, तो आसाम में मैं समझता हूं कि अंदरूनी तौर पर बहुत नाराजगी। बिल्कुल, मैं चूंकि जा चुका हूं वहां पे, और अभी हो सकता है मैं जाऊं, तो ये तो बहुत मुमकिन है कि आसाम में भी भाजपा सरकार ना आए। ये मतलब मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, पेशीन गोई नहीं कर, भविष्य वक्ता नहीं हूं मैं, लेकिन मैं जो हालात है वो बता रहा हूं आपको। बिल्कुल, जो हालात है उस पे मैं ये बात कर रहा हूं। तो अगर ऐसा होता है तो फिर ये समझ लीजिए आपकी 5 रियासतों में सुपड़ा साफ है। जी मुमताज साहब, एक और अहम सवाल है, कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी इस बार सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं, क्योंकि वजीर आजम हो और चाहे वजीर दाखिला अमित शाह हो, सब एक तरफ हैं और ममता बनर्जी अलग लड़ाई, अकेले लड़ाई लड़ रही हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि मैं समझता हूं कि इसके और भी बहुत सारे देखिए सियासी पहलू हैं। इससे पहले बीजेपी वहाँ पे जब 2016 में इलेक्शन हुआ था, तो मैं 3 सीटों पर बीजेपी आई थी असेंबली की, और ममता बनर्जी 216 करीब, कांग्रेस जो है वो 40-45 सीटों पर या ऐसे ही आसपास, और लेफ्ट जो है वो, तो असली लड़ाई जो होती थी वो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ ममता बनर्जी की होती थी। बिल्कुल, ठीक है।
तो उसमें क्या है कि बहुत सारे वोटर्स जो है वो कट भी जाते थे, वो लेफ्ट में चले जाते थे और कांग्रेस में वोटर चले जाते थे। आपकी सिनेरियो बदल गया। और इसमें ममता बनर्जी का भी बहुत हाथ है, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल क्लियर बात करता हूं। इसमें इस लड़ाई को बीजेपी वर्सेस या मोदी वर्सेस ममता बनाने में ममता का भी बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल, उन्होंने पूरा जो है वो, अच्छा उससे क्यों ऐसा किया गया आप कहेंगे कि क्यों ऐसा किया गया? ये ऐसे इसलिए किया गया है ताकि जो और पार्टियां हैं वहां पे, चाहे वो लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, जिससे ज्यादा खतरा ममता बनर्जी को है, उनको नहीं लग रहा था कि बीजेपी से ज्यादा खतरा है। बिल्कुल, उनको ही लग रहा था लेफ्ट, और चूंकि लेफ्ट वहां पे हुकूमत कर चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। और कांग्रेस का भी वहां पे कई ऐसी सीटें, जैसे कि मैं कह रहा हूँ 40-45 सीटें उनकी हैं। बिल्कुल, तो खतरा जो है, तो ये लड़ाई जो बिल्कुल बना दी गई कि मोदी वर्सेस ममता, बिल्कुल, तो इसमें भी फायदा तलाश किया गया, ऐसा नहीं है, इसमें भी फायदा तलाश किया गया है। और ये कि लेफ्ट को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए वहां से और कांग्रेस को वहां से बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। लेकिन अब ये भी एक खबर आ रही है, वो कितनी सही है क्या है देखेंगे, कि ये भी वहां पे हो सकता है कि बगैर कांग्रेस और लेफ्ट के साथ लिए ममता सरकार न बना पाए, यानी इतनी सीट ना आए, ये भी वहां पे चल रहा है। बिल्कुल, कि बहुत मुमकिन है कि अगर इतनी सीटों पर बीजेपी पहुंच जाए 100 के आसपास, और ममता की अगर मान लीजिए 10 सीटें भी कम हो गई 148 में से, तो वो किसका साथ लेंगी? बिल्कुल, आखिर में लेफ्ट या कांग्रेस का। बिल्कुल, बगैर उसके सरकार जो है वो न बना पाए। बिल्कुल, और कांग्रेस भी अपनी शर्तों पर फिर वो देगी उनको साथ। बिल्कुल, तो बहुत कुछ जो है वहां पे बदल सकता है। लेकिन चूंकि जो टॉपिक है वो असली ये है कि बीजेपी कहां पे आ रही है। बिल्कुल। फिर अब्बास साहब एक चीज और देखिए कि ये तो मैं बात कर रहा था कानून पर, जात पात पर, और जो भी एक जो सोशल इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं, बिल्कुल, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा था। अब दूसरा आइए, दूसरी जो अहम बात यह है वो ये कि एक तरफ कृषि कानून के खिलाफ पूरे देश में मूवमेंट चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2 कि अब प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण के खिलाफ पूरा मूवमेंट चलाने का है। बिल्कुल, ठीक है, और बंगाल वगैरह तो वहां पे बहुत ज्यादा मूवमेंट इससे पहले भी चले। बिल्कुल, और नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है महंगाई। बिल्कुल, चाहे वो पेट्रोल हो 100 रुपये के करीब पहुंच गया, बल्कि कहीं कहीं पार हो गया, चाहे वो डीजल हो 90 रुपए या इससे कहीं कहीं पार हो गया, और या गैस सिलेंडर हो। पिछले 1.5-2 महीने में 200 रुपया गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ी है। इसकी वजह से आज आप मार्केट में चले जाइए तो आपको सब्जियां महंगी मिल रही हैं। फिर बड़ी खामोशी से सरसों का तेल बढ़ गया, दूध की कीमत बढ़ गई, या और बहुत सारी ऐसी चीजें, साबुन है, दवा है, फलों की कीमत है, ये सब बढ़ रही है, बहुत महंगाई। इनकम नहीं है, यानी आपकी जो इनकम रही होगी 10 साल 5 साल पहले उससे कमी हुई है, बढ़ी नहीं है। तो इनकम में इजाफा नहीं, महंगाई आसमान है। तो इसका भी मैं समझता हूं कि इन रियासती इंतखाबात में असर पड़ेगा। तो ये सब पूरा देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी शायद गलत फहमी में है कि जज्बाती बातें करके और नारेबाजी करके, हा हू करके वो कामयाब हो जाएंगे। हो सकता है कि कुछ वोट मिले, क्योंकि अभी भी ऐसे लोग हैं जो जज्बात में आकर के और सब अभी कर रहे हैं। अभी चूंकि उन्होंने वो भुखमरी का दौर देखा नहीं है, अभी वो दौर नहीं देखा, तो हो सकता है कि ये कुछ लोग वोट करें, लेकिन अक्सरियत मुझे लग रहा है कि इनके खिलाफ जाएगी और जिनका सोपड़ा जो है वो साफ होगा। मुमताज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया बहुत बहुत। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे इनकलाब के चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज उनसे जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उस पर हम खास बातचीत कर रहे थे। हम फिर आज कुछ बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।